नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल ओनली स्टडी मिश्रा सर में। चलिए हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित प्रश्नों की जो सीरीज है उसका भाग 2। ये दूसरा भाग है, आप इसको जरूर देखिए, अंत तक देखिए। एक एक प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीएससी, आरओ यारो, पीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीएससी, उत्तराखंड पीएससी, एचसीएस, आरएएस और एसएससी के सभी एग्जाम और भी जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होगा। अगर इन सभी एग्जामों की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। इसका एक एक प्रश्न आप देखिए और शानदार तरीके से पढ़िए और इसको तैयारी करिए और इसके एक एक प्रश्नों को आप लिख लीजिए। बिल्कुल आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, बिल्कुल चुनिंदा प्रश्न है। इनमें एक भी प्रश्न जो है बेकार के और फालतू प्रश्न नहीं रखे गए हैं। तो इसमें एक एक प्रश्न चुनकर बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य के कितने किलों को, अर्थात किलो मतलब दुर्ग को, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नामांकित किया गया है? जिसका सही जवाब हो जाएगा 12। मराठा साम्राज्य के 12 जो दुर्ग हैं अर्थात किले हैं उनको जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में क्या कर लिया गया है, नामांकित कर लिया गया है। अब इसका डिटेल देखिए। भारत ने वर्ष 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए मराठा शासन की रणनीतिक सैन्य शक्तियों को प्रदर्शित करने वाले किलों का एक नेटवर्क, इसका नाम दिया मराठा सैन्य परिदृश्य को नामांकित किया है ना। मराठा सैन्य परिदृश्य को क्या किया है, नामांकित किया है। ये बात ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लिए, मराठा सैन्य परिदृश्य। अब इसका नामांकन के तहत 12 किले कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र में शिवनेरी, सलेहर, रायगढ़, लोहागढ़, खंडेरी, राजगढ़, प्रतापगढ़, स्वर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और पन्हाला। तो ये 11 जो है महाराष्ट्र में और एक जिंजी का किला जो है तमिलनाडु में है। तो ये ध्यान रखिएगा, 12 किले हैं मराठा साम्राज्य के, महाराष्ट्र में है 11 और एक जिंजी का किला तमिलनाडु में, इसको नामांकित किया गया है, याद रखिएगा। इससे जुड़े हुए और भी जो है बातें देखिए क्या क्या है। महाराष्ट्र में 390 से अधिक किले हैं, जिनमें से केवल 12 किलों को मराठा सैन्य परिदृश्य के तहत चुना गया है। इनमें से 8 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित हैं, जबकि 4 महाराष्ट्र सरकार के द्वारा संरक्षित हैं। ये ध्यान रखेंगे। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार इन 12 किलों का नामांकन संस्कृति संपत्ति की श्रेणी में किया गया है। श्रेणी ध्यान रखिए, किस श्रेणी में किया गया है? संस्कृति संपत्ति की श्रेणी में किया गया है। वर्तमान में भारत में 42 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें से 34 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल हैं और 1 मिश्रित स्थल है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, 42 विश्व धरोहर स्थलों में से 34 सांस्कृतिक स्थल, 7 प्राकृतिक स्थल और 1 मिश्रित स्थल है। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में भारत के कितने आर्द्र भूमियों को रामसर भूमि घोषित किया गया है? तो 5 भूमियों को रामसर भूमि घोषित किया गया है, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 31 जनवरी 2024 को कहा कि रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की वैश्विक सूची में 5 और भारतीय आर्द्र भूमियों को जोड़ा गया है। इससे देश में ऐसे अत्यधिक मान्यता प्राप्त जल जमाव वाले परितंत्रों अर्थात पारिस्थितिकी तंत्रों की कुल संख्या अर्थात रामसर भूमियों की कुल संख्या जनवरी 2024 तक 80 हो गई है। अब टोटल संख्या हो गई है 80, ध्यान रखिएगा, कुल रामसर भूमियों की संख्या अब 80 हो गई है, याद रखिएगा। अब देखते हैं रामसर भूमि में जोड़े गए जो 5 आर्द्र भूमि वो कौन कौन से हैं। रामसर भूमि में जोड़े गए 5 आर्द्र भूमि वो कौन कौन से हैं? तो कर्नाटक में 3 है और तमिलनाडु में 2 है। कर्नाटक में है अघनाशिनी मुहाना, दूसरा मगधी संरक्षण रिजर्व, तीसरा अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व। ये 3 जो है कर्नाटक में है, जबकि तमिलनाडु में है कराईवेटी पक्षी अभयारण्य और लॉन्गवीड सोला रिजर्व वन। तो ये 2 तमिलनाडु में है, दोनों को याद रखिएगा 5। अब टोटल हो गया 80। अब बात करते हैं रामसर कन्वेंशन क्या है, रामसर सम्मेलन है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमियों अर्थात वेटलैंड, वेटलैंड को आप नम भूमि भी कह सकते हैं, नम भूमि के संरक्षण और बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, आप कह सकते हैं अंतर सरकारी संधि है। इसका नाम कैस्पियन सागर तट पर स्थित ईरानी शहर रामसर के नाम पर रखा गया है। तो इसका ईरान का एक शहर है रामसर, वहाँ पर एक समझौता हुआ था आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को ये सम्मेलन भी हुआ था और 2 फरवरी 1971 को इस संधि पर हस्ताक्षर करने शुरू किए गए थे। तो 1 फरवरी 1982 को भारत इस संधि पर हस्ताक्षर किया। तो ये जो 2 फरवरी
1971 को रामसर शहर में जो इसका सम्मेलन हुआ था, जहाँ पे संधि हुई थी कि आर्द्र भूमियों को बचाया जाएगा, इसके संरक्षण के लिए देश और इसके जो भी संधिकर्ता हैं, जो हस्ताक्षरकर्ता हैं, वो उसको संरक्षित करेंगे। तो इसके लिए, इसी के लिए इस जितने भी आर्द्र भूमि हैं उनको रामसर के नाम से जाना जाता है। रामसर साइट, रामसर नेटवर्क, आप जैसा कह सकें। भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस संधि पर हस्ताक्षर किया। कौन संधि? रामसर संधि पर हस्ताक्षर किया। ये बात ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है, जिनकी संख्या 16 है ना, 2 ये लेके 16 हो जाएंगी। दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे 10 हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसमें देखना है कि रामसर सूची का उद्देश्य क्या है। ये रामसर सूची जो बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है? तो आर्द्र भूमियों का एक वैश्विक नेटवर्क विकसित करना और बनाए रखना, इनका जो है उद्देश्य है, जो अपने पारिस्थितिकी तंत्र, घटकों, प्रक्रियाओं और लाभों के रखरखाव के माध्यम से वैश्विक जैविक विविधता के संरक्षण और मानव जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए रामसर सूची बनाई जाती है और उसका संरक्षण किया जाता है। आर्द्र भूमियों को पृथ्वी का किडनी कहा जाता है, किडनी ऑफ अर्थ, आर्द्र भूमियों को। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है? जनवरी 2024 में किस प्राचीन भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई है? तो फारसी भाषा को जनवरी 2024 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई है। ये बात आपको याद रखनी है। 15 जनवरी 2024 को तेहरान में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा किया कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत फारसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया जाएगा। अब शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई है। ये बात याद रखिएगा, शास्त्रीय भाषाओं की संख्या हो गई है अब 9। आगे देखिए, भारत द्वारा फारसी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का उद्देश्य क्या है? तो भारत और ईरान के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करना, गहरा करना, इसीलिए यह इसको जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई है। फारसी एक इंडो यूरोपीय भाषा है। यह मुख्य रूप से ईरान में रहने वाले लोगों द्वारा बोली जाती है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं शास्त्रीय भाषाओं के बारे में कि क्या होते हैं शास्त्रीय भाषाएं। शास्त्रीय भाषाएं ऐसी भाषा होती है जिनका कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पुराना इतिहास हो और इसका उपयोग साहित्य ग्रंथों में किया जाता हो। भारत की शास्त्रीय भाषाओं के बारे में देख लेते हैं। संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। सबसे पहले तमिल भाषा को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, पूरा लिस्ट है यहाँ पर। दूसरे संस्कृत 2005 में शास्त्रीय भाषा बनी, तेलुगु को 2008 में और कन्नड़ को भी 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। 2013 में मलयालम को और 2014 में ओडिया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उपर्युक्त शास्त्रीय भाषाओं के अलावा पाली, फारसी और प्राकृत भाषा को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव है। तो 6 तो पहले से दिए जा चुके हैं और 3 का प्रस्ताव हो गया है, पाली, फारसी और प्राकृत, जिसको फारसी को अभी जनवरी में उसको घोषित किया गया। तो इन तीनों को मिलाकर कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या अब हो जाएगी 9। तो ये बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। हाल ही में भारत ने किस रोग से मुक्त होने की घोषणा की है? किस रोग से मुक्त होने की घोषणा की है भारत ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा कालाजार। कालाजार से मुक्त होने की घोषणा की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 15 वर्षों की रिपोर्ट के आधार पर बताया कि भारत में कालाजार रोग नियंत्रण में है और लगभग उन्मूलन के कगार पर है। मंत्रालय ने बताया कि 10,000 की आबादी पर यदि मरीजों की संख्या 1 से कम रहती है तो इसे रोग मुक्त माना जाता है, या माना जाता है कि लगभग अब रोग जो है खत्म हो गया। मतलब 10,000 लोगों पर अगर मरीजों की संख्या 1 से कम रहती है तो इसे रोग उन्मूलन या रोग मुक्त माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये दुनिया में यही मानक निर्धारित किया गया, WHO ने भी यही मानक निर्धारित किया है, ये याद रखिएगा। भारत में 31 दिसंबर 2023 तक कुल 583 मामले सामने आए। मतलब एक साल में कुल 583 मामले सामने आए हैं, ये याद रखना है। कुल 583 मामले ही सामने आए हैं। कब तक? 31 दिसंबर 2023 तक। वर्ष 2023 में बांग्लादेश कालाजार से मुक्त हुआ था तथा बांग्लादेश के बाद भारत इस रोग से मुक्त होने वाला दूसरा दक्षिण एशियाई देश है। 2023 में बांग्लादेश, जो दक्षिण एशिया में 8 देश आते हैं, उनमें से ये कालाजार मुक्त हुआ था और 2023 में भी भारत ने ही अपने आप को घोषणा किया कि भी कालाजार से मुक्त हो गया। तो ये दूसरा देश होगा दक्षिण एशिया में जो कालाजार से मुक्त घोषित किया है। केंद्र सरकार ने साल 2023 तक इस रोग से मुक्ति का लक्ष्य रखा था, जो 31 दिसंबर 2023 तक हासिल हो गया। केंद्र सरकार ने क्या लक्ष्य रखा कि
2023 तक इस रोग से मुक्ति पा ली जाएगी और 31 दिसंबर 2023 तक यह हासिल भी हो गया। अब हम जानते हैं कालाजार रोग के बारे में कि कालाजार रोग है क्या, कैसे फैलता है, इसके क्या प्रभाव होते हैं। तो कालाजार रोग प्रोटोजुआ परजीवी लिस्मैनिया के कारण होने वाली एक घातक परजीवी बीमारी है और यह मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में रहने वाले लोगों को प्रभावित करती है। इसे विसेरल लिस्मैनियासिस या काला बुखार या दमदम बुखार के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इनको इस नाम से भी जाना जाता है। यह संक्रमित मादा है ना यह संक्रमित मादा प्लेबोटोमाइन सैंड फ्लाई के काटने से मनुष्यों में फैलता है। यह एक रेत की मक्खी है जिसके काटने से फैलता है। लक्षण क्या होते हैं? बुखार, वजन घटना, एनीमिया और यकृत अर्थात लीवर और स्प्लीन का बढ़ना, ये इसके लक्षण हैं। कालाजार की रोकथाम कैसे होती है? तो कालाजार की रोकथाम में रेत मक्खियों के प्रजनन स्थलों को कम करने, लोगों को रेत मक्खी के काटने से बचने के उपाय सुझाने चाहिए, ये शामिल है। कालाजार की रोकथाम के लिए रेत मक्खियों को प्रजनन स्थलों को कम करना है। उपचार क्या? कालाजार के उपचार में सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट और मेगलूमिन एंटीमोनिएट जैसी दवाओं का उपयोग शामिल है। कालाजार से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले राज्य कौन कौन से? यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, जिनमें सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। अब इनमें भी लगभग 99% मामलों में कमी आ गई है, लेकिन पिछले सालों में यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले राज्य थे। अब इनमें भी लगभग 99% ये बीमारी कम हो गई है। अगला प्रश्न, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? तो 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसको आमंत्रित किया गया था? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उनको गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए 2 दिवसीय यात्रा अर्थात 25-26 जनवरी को भारत आए थे। याद रखिएगा, इस यात्रा का उद्देश्य क्या था? भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना इस यात्रा का उद्देश्यों में शामिल था। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा की शुरुआत जयपुर से की। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी? जयपुर से की। दोनों देशों में 9 विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। उनमें से कुछ घोषणाएं जो हैं उनको देख लेते हैं। पहला, 2026 को भारत फ्रांस नव प्रवर्तन वर्ष घोषित किया गया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट होगा। इनमें कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे और डेफिनेटली यहाँ से पूछे जाएंगे कि 2026 को भारत फ्रांस नव प्रवर्तन वर्ष के रूप में घोषित किया जाएगा। दूसरा, एफी टावर पर यूपीआई का संचालन 2 फरवरी से शुरू हो गया है, तो यूपीआई का संचालन होगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के स्टार सी कार्यक्रम के तहत सेनेगल में एक और अकादमी की स्थापना की जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपका परीक्षा में आएंगे। मर्सिले, जो फ्रांस में है, एक शहर है मर्सिले, फ्रांस में भारत के वाणिज्य दूतावास और हैदराबाद में फ्रेंच ब्यूरो डी फ्रांस की स्थापना का निर्णय लिया गया है। फ्रांस से मास्टर डिग्री पूरी करने वाले जितने भी छात्र होंगे उनको 5 साल की वैधता वीज़ा जो है फ्रांस देगा, जिसको शेंगेन वीज़ा कहा जाता है। शेंगेन वीज़ा के नाम से फ्रांस से अगर किसी ने मास्टर डिग्री पूरी की है, मास्टर डिग्री किया है, तो उसको 5 साल की वैधता वाले शेंगेन वीज़ा प्राप्त होगा। शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने जनवरी 2024 में कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया? शिक्षा में बहुभाषा मतलब अधिक से अधिक भाषाओं को बढ़ोतरी करने के लिए कौन सा ऐप जो है लॉन्च किया गया है? तो इसका है अनुवादिनी नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म अनुवादिनी ऐप पेश किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जानिए। आजकल परीक्षाओं में थोड़े प्रश्न बहुत स्मार्ट बनने लगे हैं, तो ये सारी बातें भी, उद्देश्य, उसका मेन मोटिव, ये सारी चीज़ें जानना जरूरी हो गया है। सभी स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री डिजिटल रूप में उपलब्ध करवाना है। इसका उद्देश्य क्या है कि जितने भी स्कूल हैं, उच्च शिक्षा संस्थान के जो पाठ्यक्रम हैं, उनकी जितने भी पढ़ने वाली अध्ययन सामग्री है सब डिजिटल रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। विशेष रूप से संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल की गई हैं? तो 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 22 है और उन जो है भाषाओं में विशेषकर ये मटेरियल उपलब्ध करवाना है, पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाना है। अब ये करेगा कौन? किसको आदेश दिया गया है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE और स्कूल शिक्षा विभाग को क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
तो ये लोग उस पर पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएंगे एप्लीकेशन पर। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS के प्रशासन के लिए किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? जिसका नाम है ई साक्षी। ई साक्षी नाम से MPLADS संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है, ये प्रश्न पूछा जाए। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने 15 जनवरी 2024 को इसे लॉन्च किया। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नेतृत्व में इस डिजिटल पहल का उद्देश्य सांसदों के अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं में संलग्न होने और प्रबंधन करने के तरीके को बदलना है, इसलिए ये किया गया है, याद रखिएगा। MPLADS के तहत ई साक्षी की शुरुआत डिजिटल प्रशासन, सार्वजनिक प्रशासन में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। मीडिया पर विश्वास के मामले में भारत किस स्थान पर? मीडिया पर विश्वास के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा। अभी एक संस्था है एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर, जिन्होंने एक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट में कई बातें बताई है जिनसे बना हुआ ये प्रश्न है, और आप इन पे जुड़े हुए सारे प्रश्न याद कर लीजिएगा, परीक्षा में अवश्य आएगा। डेफिनेटली 100% गारंटी है ये प्रश्न आएंगे। दावोस एक शहर है स्विट्जरलैंड का, में विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक से पूर्व 15 जनवरी 2024 को जारी एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट में व्यवसायों और गैर सरकारी संगठनों अर्थात NGOs पर भरोसे के मामले में भारत शीर्ष पर है। भारत एक नंबर किस मामले पर है? तो ये है व्यवसायों और गैर सरकारी सदस्यों पर भरोसे के मामले में भारत पहले नंबर पर है। ये बात ध्यान रखिएगी, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? तो मीडिया पर विश्वास के मामले में भारत जो है कौन से स्थान पर है? तो मीडिया पर विश्वास के मामले में भारत चौथे स्थान पर है, चीन पहले स्थान पर है। तो मीडिया पर विश्वास के मामले में चीन पहले और भारत चौथे स्थान पर है। सरकार पर विश्वास के मामले में भारत 5वें स्थान पर है, जबकि सऊदी अरब पहले स्थान पर है। नियोक्ता मतलब एम्प्लॉई, नियोक्ता पर विश्वास के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि इंडोनेशिया पहले स्थान पर है। ये बात ध्यान रखिएगा। और ओवरऑल जितने भी चाहे गैर सरकारी संगठन हो, कारोबार हो, सरकार हो, मीडिया हो, नियोक्ता हो, इन सब मामलों में औसत अर्थात एवरेज जो सर्वेक्षण हुआ है उसमें समग्र मतलब ओवरऑल सूचकांक में भारत दूसरे स्थान पर है और चीन पहले स्थान पर है। तब पूछा जाए कि एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर रिपोर्ट में भारत का स्थान ओवरऑल क्या है, तो दूसरा है, जबकि चीन पहले स्थान पर है। और अन्य मीडिया पर चौथा, सरकार पर जो है 5वां, नियोक्ता के मामले पर दूसरा, ये अलग अलग भी हैं, तो इनको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य के कोडरमा जिले में एक गिद्ध रेस्तरां स्थापित किया गया है? गिद्ध रेस्तरां, गिद्धों के लिए रेस्तरां जैसे होता है गिद्धों के खाने के लिए, वहाँ पर जो फूड उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये हो जाएगा कोडरमा जिला है झारखंड में, बड़ा महत्वपूर्ण है मिनरल्स के लिए। झारखंड में गिद्धों की घटती आबादी को संरक्षित करने के लिए जनवरी 2024 में एक गिद्ध रेस्तरां स्थापित किया गया। समझ लीजिए गिद्ध होटल है ना, गिद्धों के लिए होटल स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना तिलैया नगर परिषद के अंतर्गत गुमो में 1 हेक्टेयर भूमि पर किया गया है। गुमो में 1 हेक्टेयर भूमि पर किया गया है। इस पहल का उद्देश्य गिद्धों पर पशुओं को दी जाने वाली दवाओं, विशेष रूप से डाइक्लोफेनेक के प्रभाव को कम करना है। जो पशुओं को दर्द निवारक दवा दिया जाता है डाइक्लोफेनेक, गिद्धों के मरने और उनकी आबादी कम होने का सबसे बड़ा कारण है। ध्यान रखिएगा डाइक्लोफेनेक, ये जो है परीक्षाओं में बार बार पूछा भी गया है। अगला प्रश्न देखिए, और इस सेशन का अंतिम प्रश्न भी होगा। पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला और एशिया का 5वां डाई स्काई पार्क बन गया है। यह भारत के किस राज्य में है? डार्क स्काई पार्क बन गया है, और यह भारत के किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। वैसे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में ही है ये पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच अभयारण्य है ना, जिसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। लेकिन दोनों में, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में है। तो जो ये स्थापित किया गया डार्क स्काई पार्क, वो महाराष्ट्र वाले में किया गया है। मध्य प्रदेश का जो पेंच टाइगर रिजर्व है या पेंच अभयारण्य है, उसका नाम रख दिया गया है इंदिरा प्रियदर्शिनी, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में इसका उद्घाटन किया गया। यह टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्थित है, ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा।
डार्क स्काई पार्क एक ऐसा क्षेत्र है जो आमतौर पर किसी पार्क या वेधशाला के आसपास होता है। यह कृत्रिम प्रकाश प्रदूषणों को सीमित करता है ना, ये ध्यान रखिए, कृत्रिम प्रकाश प्रदूषणों क्या करता है, सीमित करता है डार्क स्काई पार्क। अब ये है ना, ये पार्क की बात की जा रही है, उद्यान की। अगर हम उद्यान को हटा दें, ऐसे बोलें डार्क स्काई रिजर्व की बात करें, तो भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व, ये पार्क नहीं है, ये पार्क के या किसी वेधशाला के आसपास ही बनाया जाता है स्काई रिजर्व, है ना। डार्क स्काई या तो किसी पार्क के पास या तो किसी रिजर्व के पास बनाया जाता है, याद रखिएगा। तो भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना लद्दाख के हानले में 1073 स्क्वायर किलोमीटर में किया गया है, जो एक भारतीय खगोलीय वेधशाला है, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर पार्क आ जाए तो पहला हो जाएगा पेंच टाइगर रिजर्व, ये बात जरूर ध्यान रखिए, दोनों में अंतर जरूर आप याद रखिएगा। तो इसी तरीके की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करिए, आपके परीक्षा के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। और जितने भी वीडियोस आ रहे हैं उसको लास्ट तक देखिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। बिल्कुल आपको हैंड रिटन नोट्स जो आपको प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल चुनिंदा प्रश्न आपके परीक्षा के लिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।